मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी पार्ट फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड। और पेपर थर्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का कैसे ऑरिजिन हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। इसके लिए हम इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको पहले समझेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि एविडेंस एक्ट होता क्या है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में लाया गया। 1872 का ये अधिनियम है। तो क्या 1872 से पहले हमारे देश में कोर्ट नहीं था? तो और कोर्ट था तो क्या व्यवस्थाएं थी? तो ये तो सुनिश्चित है कि 1872 से पहले हमारे देश में बहुत सारे कोर्ट थे। चाहे मैं मेयर कोर्ट की बात करें, चाहे एडमिरल्टी कोर्ट की बात करें, चाहे चौल्ट्री कोर्ट की बात करें, चाहे 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट लाया गया था उसकी बात करें, चाहे 1861 में हाई कोर्ट लाया गया था उसकी बात करें, या फेडरल कोर्ट की बात करें, तो उस समय तो कोर्ट थी। तो कोर्ट जब था तो साक्ष्य के लिए क्या व्यवस्थाएं थी? तो साक्ष्य के लिए जो व्यवस्था की गई थी वह अंग्रेज का जो रॉयल चार्टर था, जिसे इंग्लिश रॉयल चार्टर भी कहते हैं। तो इंग्लिश रॉयल चार्टर क्या था? तो इंग्लिश रॉयल चार्टर जो था, लंदन में जो न्यायालय थी वहाँ पर साक्ष्य के लिए उस विधि का प्रयोग करते थे, उस चार्टर का प्रयोग करते थे। उसे भारत के जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, यहाँ की जो न्यायालय थी उस न्यायालय में रॉयल चार्टर का प्रयोग किया जाता था। तो ठीक है, ये तो प्रेसिडेंसी नगरों में बात हो गई, लेकिन भारत में मुफस्सिल न्यायालय भी थी। तो मुफस्सिल न्यायालयों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? मुफस्सिल न्यायालयों के लिए जो रूढ़ी है, जो रूढ़ी और प्रथा है, जो कस्टमरी सिस्टम है, उसके द्वारा साक्ष्य का प्रयोग किया जाता था। तो क्या ये जो साक्ष्य का प्रयोग किया जाता था, इसके साथ साथ जो हिंदू विधि है, मुस्लिम जो विधि है, जो मनु संहिता की बात करें, उसके द्वारा भी साक्ष्य का प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि ये चीज़ें विवादित है कि हिंदू विधि मुस्लिम विधि का प्रयोग किया जाता था कि रूढ़ी का, तो दोनों प्रकार की मत है। इस मत का या इस विवाद का जो निराकरण किया गया एक केस के माध्यम से किया गया, और उस केस का जो नाम था वो है ट्विन बनाम खैरुल्ला का मामला। और ट्विन बनाम खैरुल्ला के मामले में यह निर्धारित किया गया कि मुफस्सिल की जो न्यायालय है उस न्यायालय में अंग्ल साक्ष्य विधि नहीं थी। वहाँ पर अंग्ल साक्ष्य विधि का प्रयोग नहीं किया जाता था, और न ही वहाँ पर हिंदू या मुस्लिम विधियों जो है वो साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता था। वहाँ पर मुफस्सिल न्यायालय जो थी, तो मुफस्सिल न्यायालयों की जो साक्ष्य की विधि या व्यवस्थाएं थी वो अनसर्टन थी, यानी कि वो अव्यवस्थित और अनिश्चित थी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये पूरी जो व्यवस्थाएं हैं 1793 से 1834 तक इसी प्रकार की व्यवस्थाएं थी। किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? प्रेसिडेंसी नगरों के लिए रॉयल चार्टर और मुफस्सिल के लिए अनिश्चित साक्ष्य विधि। अब इस संबंध में रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकताएं थी, सुधार करने के लिए बहुत आवश्यकताएं थी। क्यों? क्योंकि पूरे देश के लिए एक प्रकार की साक्ष्य विधि लाना अनिवार्य था। इसके लिए अलग अलग प्रयास किया गया। सबसे पहला जो प्रयास किया गया 1835 में किया गया। 1835 में एक अधिनियम लाया गया जो साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना गया। और ये जो अधिनियम था 18 वर्षों के बीच में, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारे सुधार किए गए, और इस विधि को संहिताबद्ध करके सुनिश्चितता लाने के लिए सुधार होते रहे। अब इसी सुधारात्मक कदम में की ओर बढ़ते हुए 1855 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया, और इसे संशोधित कर संहिताबद्ध किया गया, एक कोडिफाइड किया गया, कोडिफाइड करके एक विधि बनाई गई। किंतु इससे भी जो मुफस्सिल न्यायालय थी वहाँ पर इसे लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि ये 1855 का जो अधिनियम था वो भी अस्पष्ट था। अब बात यह आ रही है कि जब रॉयल चार्टर जो था, तो ये रॉयल चार्टर को बाकी पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया गया, क्यों प्रेसिडेंसी नगरों तक ही सीमित रखा गया? तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं जिसके लिए इसको केवल और केवल प्रेसिडेंसी नगरों तक ही रखा गया और मुफस्सिल न्यायालयों में नहीं अपनाया गया। पहला कारण ये था कि जो रॉयल चार्टर था वो इंग्लैंड यानी कि लंदन की जो सोशल कंडीशन, यानी वहाँ की जो सामाजिक
स्थितियों के अनुसार विधि का निर्माण किया गया था, वो भारत की परिस्थितियों के हिसाब से सही नहीं थी। दूसरा कारण ये था कि भारत के जो न्यायालय थे, जो मुफस्सिल के जो न्यायालय थे, उसे आंग्ल विधि का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसको लागू करना किया जाना उचित नहीं समझते थे। इसलिए प्रेसिडेंसी के लिए रॉयल चार्टर और मुफस्सिल के लिए अनिश्चित साक्ष्य विधि थी। तो इसके कदम में फिर से अलग प्रयास किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था सर हेनरी मेन का। सर हेनरी मेन ने 1868 में सबसे पहले भारतीय साक्ष्य विधि का एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने ड्राफ्ट तैयार किया था, तो सबसे पहले सर हेनरी मेन ने ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन इसके द्वारा जो तैयार किया गया जो बिल था, वह बिल पास नहीं हुआ, उसे अस्वीकृत कर दिया गया। अब अस्वीकृत होने के बाद इसका चौथा प्रयास आता है साक्ष्य विधि को संहिताबद्ध करने के लिए, और 1868 के 2 वर्ष बाद 1872 को सर फिट्जजेम्स स्टेफन ने एक नया विधेयक तैयार किया, जो अंतिम रूप से 1872 में प्रथम अधिनियम के रूप में पारित हुआ। तो सर फिट्जजेम्स स्टेफन द्वारा जो तैयार किया गया बिल था, उस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया, और यही जो विधेयक था, यही जो बिल था, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में हम अध्ययन करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। यही जो अधिनियम है हमारे देश के जितने भी कोर्ट हैं, सभी कोर्ट में लागू किया गया। तो ये 1835 से लेकर के 1872 तक जो चलने वाली जो प्रयास था, वो 1872 में आकर के पूरा हुआ, और सर जेम्स स्टेफन की जो बिल है उसको लागू किया गया। इस अधिनियम को 15 मार्च 1872 को पारित किया गया, जिसे 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। ये जो अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, और इसमें 11 चैप्टर हैं, जिसे 167 धाराओं में बांटा गया है। तो ये थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।